नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य के एमसीक्यू प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जो बोर्ड परीक्षा 2026 में 18 अंक के 18 प्रश्न है वो आने वाले हैं। तो इसके लिए हमने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने एक प्रश्न बैंक का निर्माण किया है, जिसके अंदर अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं और बोर्ड परीक्षा 2026 में इन्हीं में से 100% प्रश्न है वो आने वाले हैं। तो अपना टारगेट 95 प्लस अचीव करने के लिए यह प्रश्न है वो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो ये हिंदी साहित्य के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं इन पर हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम अंतराभाग 2 पाठ्यपुस्तक, जिसके पद्य खंड के अंदर जो पाठ है उनमें से प्रत्येक पाठ वाइज इसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो दिए गए हैं। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 18 अंक, इस बात का ध्यान रखें। पहला प्रश्न है, देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। दूसरा प्रश्न, कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म है वो कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। जयशंकर प्रसाद का निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो इरावती जो उपन्यास है वो अधूरा है, जबकि कंकाल और तितली ये दोनों है वो इनके पूर्ण उपन्यास है। इस बात का भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, देवसेना जीवन में है वो किसको पाना चाहती थी? तो देवसेना अपने जीवन में स्कंदगुप्त को प्राप्त करना चाहती थी, जबकि स्कंदगुप्त है वो विजया को चाहते थे। कार्नेलिया किसकी बेटी थी? तो कार्नेलिया सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस की है वो बेटी थी। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थल है वो कौन सा है? तो काशी है वो जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थल है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इस पंक्ति में मधुमेह देश है वो किसे कहा गया है? तो भारत को मधुमेह देश कहा गया है। देवसेना का गीत कविता में विहाग शब्द का है वो अर्थ क्या है? तो विहाग शब्द अर्धरात्रि में गाया जाने वाला एक गीत है जिसको विहाग कहा जाता है। अब दूसरे पाठ की तरफ रुख करते हैं, जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनकी कविता जो पाठ्यक्रम में शामिल है उसका नाम है सरोज स्मृति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का नाम क्या था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। सरोज स्मृति कविता है वो किस पर केंद्रित है? तो दिवंगत पुत्री पर है वो केंद्रित है, जो निराला जी की पुत्री थी जिसका नाम सरोज था। निम्न में से मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि है वो माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित की गई है। निराला का जन्म कब हुआ था? तो निराला का जन्म सन 1899 ईस्वी में हुआ। निराला की पुत्री का है वो क्या नाम था? तो निराला की पुत्री का नाम सरोज था, और पाठ्यक्रम के अंदर सरोज की स्मृति में ही सरोज स्मृति कविता लिखी गई है। जूही की कली कविता है वो कब प्रकाशित हुई? तो यह 1916 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुई, और जय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह पहली कविता थी। अगले पाठ की तरफ रुख करते हैं, जिसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और इनकी 2 कविताएं हैं। एक कविता का नाम है यदीप अकेला, और दूसरी कविता का नाम है मैंने देखा एक बूंद। निम्न में से किस साहित्यिक पत्रिका का संबंध अज्ञेय से नहीं है? तो हंस जो पत्रिका है इसका संबंध अज्ञेय से नहीं है, जबकि सैनिक, विशाल भारत और प्रतीक ये तीनों अज्ञेय के संपादकत्व में ही संपादित हुई है। हिंदी साहित्य में सप्तक परंपरा की शुरुआत है वो किसने की थी? तो सप्तक परंपरा की शुरुआत अज्ञेय ने की थी, और इस सप्तक परंपरा के अंदर अज्ञेय जी ने एक ही विचारधारा वाले 7 कवियों को एक सप्तक के अंदर शामिल किया था। यदीप अकेला
कविता में दीप है वो किसका प्रतीक है? तो दीप व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति है वो समाज का या समष्टि का प्रतीक है। मैंने देखा एक बूंद, कविता में बूंद है वो किसका प्रतीक है? तो बूंद जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। जिस तरीके से बूंद का कोई अस्तित्व नहीं होता है लंबे समय तक, वैसे ही जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, जीवन भी बूंद के समान नश्वर है, वो अज्ञेय जी ने बताया है। अज्ञेय का जन्म है वो कब हुआ था? तो सन 1911 ईस्वी में अज्ञेय का जन्म हुआ था। अज्ञेय का जन्म स्थान है वो कौन सा है? तो कुशीनगर अज्ञेय जी का जन्म स्थान है। अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संग्रह किस भाग के अंदर प्रकाशित हुआ है? तो सदा नीरा 2 भाग के अंदर अज्ञेय की संपूर्ण कविताएं हैं वो प्रकाशित हुई है। यह दीप अकेला कविता में समिधा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो समिधा शब्द का प्रयोग या इसका अर्थ है यज्ञ के अंदर जो प्रयुक्त सामग्री होती है उसको समिधा कहा जाता है। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो परिमल है, ये अज्ञेय का नहीं है, जबकि कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार और चिंता, ये तीनों है वो अज्ञेय जी के काव्य संग्रह है। अगला पाठ है जिसका नाम है केदारनाथ सिंह और इनकी कविता है बनारस। तो बनारस कविता के रचयिता कौन है? तो बनारस कविता के रचयिता केदारनाथ सिंह है। और खाली होता है यह शहर, यहाँ शहर शब्द है वो किस नगर के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह बनारस के लिए प्रयुक्त हुआ है। केदारनाथ सिंह का जन्म है वो कब हुआ था? तो सन 1934 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। केदारनाथ सिंह को किस विषय पर पीएचडी की उपाधि है वो मिली थी? तो आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर इन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, केदारनाथ सिंह को किस रचना का पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अकाल में सारस साहित्यिक रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब्रिस्तान में पंचायत, ये जो निबंध संग्रह है इसके रचयिता कौन है? तो केदारनाथ सिंह। दिशा कविता का विषय है वो क्या है? तो दिशा कविता में बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है, बालक की बाल सुलभ अटखेलियों और उनकी बातों को, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई कृत्रिमता नहीं होती है, विशेष रूप से स्वाभाविकता पर आधारित है। अगला जो पाठ है जिसका नाम है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म है वो कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म सन 1929 ईस्वी में हुआ। निम्नलिखित में से रघुवीर सहाय का संबंध किस पत्रिका से नहीं है? तो हंस पत्रिका से नहीं है, जबकि कल्पना, दिनमान, प्रतीक, इस सभी का संबंध रघुवीर सहाय से है। इस बात को नोट करें कि हंस पत्रिका का संबंध मुंशी प्रेमचंद से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काव्य संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ था? तो लोग भूल गए हैं, इस संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। जैसे बहन है वो दा कहती है, पंक्ति में दा शब्द का अर्थ क्या है? तो दा से मतलब है बड़ा भाई। तोड़ो कविता का भाव क्या है? तो तोड़ो कविता एक उद्बोधन पर कविता है, जो प्रेरणात्मक कविता है, जो मन की खींच, ऊब एवं मन की ये जो पराजित होने की भाव है, पराज्य भाव है, उसको तोड़कर से ये आगे बढ़ने का भाव है वो इसके अंदर व्यक्त हुआ है। अगला जो पाठ है जो तुलसीदास के नाम से है और इनकी रामचरितमानस में से भरत राम प्रेम ये काव्यांश पाठ्यक्रम के अंदर शामिल है। तो पहला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1578 ईस्वी के अंदर तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है वो किसे माना जाता है? तो रामचरितमानस को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना गया है, जो दोहा चौपाई शैली के अंदर और अवधी भाषा में भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर रचा गया है। रामचरितमानस की रचना किन छंदों में है वो की गई हैं? तो दोहा चौपाई छंद के अंदर है। तुलसीदास की रचनाओं में मुख्यतः कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो इनकी रचनाओं में मुख्यतः अवधी भाषा प्रयुक्त हुई है। भरत राम का प्रेम
ये खंड है ये रामचरितमानस के किस भाग से लिया गया है? तो ये अयोध्या कांड से लिया गया है। रामचरितमानस के अंदर कुल है वो 7 कांड है वो है। अगला प्रश्न है, देखी न जाई विकल महतारी। इस पाठ में महतारी शब्द का अर्थ है वो किससे है? तो श्री राम की जो माता है उस को है वो महतारी कहा गया है। एबर बाजी बिलो की, इस पंक्ति में वाजी शब्द का अर्थ है वो क्या है? तो वाजी से अर्थ है घोड़ा। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। पाठ का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है, जायसी की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है वो क्या है? तो पद्मावत एकमात्र ऐसी रचना है जो जायसी की प्रसिद्धि का आधार है और यह भी अवधी भाषा के अंदर लिखी गई है। जायसीकृत पद्मावत की भाषा कौन सी है? तो पद्मावत की भाषा है वो अवधी है। जायसी द्वारा रचित बारहमासा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो बारहमासा पद्मावत से लिया गया है, जिसके अंदर विरहिणी के 12 महीनों में विरह वेदना का वर्णन जायसी ने किया है। बारहमासा में किस नायिका के विरह का वर्णन किया गया है? तो नायिका नागमती के विरह का वर्णन है वो किया गया है। राजा रतन सेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए नागमती को छोड़ करके जाते हैं, तो इन बारहमासा के अंदर नागमती के वियोग का वर्णन किया गया है। नागमती के विरह की तुलना है वो किससे की गई है? तो चकई और कोकिल से है वो नागमती के विरह की तुलना की गई है। अगहन देवस घटा निशिबाड़ी, पंक्ति में अगहन का प्रचलित नाम क्या है? तो अगहन मार्गशीर्ष जो महीना है उसको अगहन के नाम से भी जानते हैं। अगले पाठ की तरफ चलते हैं जिसका नाम है विद्यापति, और विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है और विद्यापति पदावली जो है विद्यापति की रचना उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है वो मानी गई है। तो इस पाठ के वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं उनमें पहला है, आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि किसे कहा गया है? तो विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि माना गया है। विद्यापति किस राजा के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे? तो मिथिला के नरेश राजा शिव सिंह के ये अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। विद्यापति की कौन सी रचना भक्ति और श्रृंगार की गूंज है वो दिखाई पड़ती है? तो विद्यापति जो पदावली है उसके अंदर भक्ति और श्रृंगार दोनों ही रसों की गूंज या उनका चित्रण दिखाई पड़ता है। इतिहास में मैथिल कोकिल नाम से सुशोभित कवि है वो कौन है? तो विद्यापति है। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? मधुबनी बिहार के अंदर विद्यापति का जन्म हुआ था। विद्यापति के पदों में किसकी विरह वेदना है वो व्यक्त की गई है? तो यहाँ भक्ति की दृष्टि से देखें तो नायिका राधा की विरह वेदना है वो प्रकट की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति कृत है वो नहीं है? तो विनय पत्रिका ये विद्यापति की नहीं है, ये तुलसीदास जी की रचना है, जबकि पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये विद्यापति की रचनाएं है। अगले पाठ की तरफ चलते हैं जिसका नाम है घनानंद, और घनानंद के कवित्व है वो पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है, घनानंद किस काल के कवि है? तो घनानंद रीतिकाल के कवि है। कवि घनानंद किसके दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद शाह के दरबार में घनानंद रहते थे। कवि घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो कवि घनानंद सुजान से है वो प्रेम करते थे। तो सुजान शब्द है वो सुजान चरित की रचना घनानंद ने की है। उसके अंदर सुजान एक तो श्री कृष्ण के संदर्भ में भी प्रयुक्त हुआ है और दूसरी तरीके से देखा जाए तो घनानंद है वो की प्रेमिका के रूप में भी सुजान शब्द है वो आया है। घनानंद की काव्य भाषा है वो कौन सी है? तो घनानंद की काव्य भाषा ब्रज है। आना कानी आरसी निहारिबो करोगे कौलो, पंक्ति में आरसी शब्द का अर्थ क्या है? तो आरसी का अर्थ है दर्पण। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो रामचंद्रिका है वो घनानंद की नहीं है, जबकि रामचंद्रिका केशवदास की है। सुजान सागर, विरह लीला और कृपा कांड ये तीनों रचनाएं है वो घनानंद की है।
इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। तो अंतरा भाग 2 के पद्य भाग के सारे पाठों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस पाठ के अंदर शामिल कर दिए गए हैं और अगले जो गद्य भाग के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाले हैं वो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आप है वो 95 प्लस स्कोर है वो आसानी से प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।